हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट चैनल एंड इस चैनल पे बताई गई हर एक चीज़ आपके एजुकेशन के लिए है, आपकी लर्निंग के लिए है। यहाँ किसी भी तरह से कोई फाइनेंशियल एडवाइस या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है। ये प्योरली एक एजुकेशनल कंटेंट है और इस वीडियो को आप एजुकेशनल कंटेंट के तौर पर ही आगे देखिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। ये भी ध्यान रखिए, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क और यहाँ पर कोई भी प्रॉफिट की गारंटी नहीं होती, कोई गारंटेड रिटर्न्स नहीं मिलते। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम एक ऐसी कंपनी के ऊपर जहां पर प्रमोटर्स, एफआईआईज, डीआई सब जो है उसके अंदर अपनी स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत। ये चैनल 14 डेज तक टर्मिनेट रहा और उसके बाद वापस आ गया आप लोगों की सपोर्ट की वजह से। और सबसे बड़ा ग्राउंड उसमें जो बना था दैट इज हमारा बार बार ये बोलना कि दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, प्लीज कंसल्ट विद योर एडवाइजर। और ये सबसे बड़ा ग्राउंड बना हमारा चैनल वापस आने का। तो जब भी मैं ये बोलूँ प्लीज इरिटेट मत होइएगा और मुझे क्षमा करिएगा अगर कर सके तो। बात करते हैं आज ऐसे ही कंपनी के ऊपर, इसका एनालिसिस करते हैं और ये लर्निंग एनालिसिस है। इस कंपनी से हम क्या सीख सकते हैं वो पता करते हैं और इसके डाटा से हमें क्या मिलेगा वो भी देखते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए, हम जिसके ऊपर बात करने वाले हैं वो है महाराष्ट्र सीमलेस। महाराष्ट्र सीमलेस को कंप्लीटली समझेंगे, फंडामेंटल और इसके टेक्निकल को भी समझेंगे। इस चैनल पे मैं आपके साथ पहले भी अपने जो इस कंपनीज मुझे अच्छी लगती थी उनको शेयर करता रहता था कि ये कंपनी मुझे अच्छी लग रही है, इसको आप भी एक बार एनालाइज करिए और एक बार आप इसको समझिए, इसके फंडामेंटल्स को समझिए और अगर कुछ आपको दिखता है तो प्लीज वैल्यूएबल चीज है वहां पे तो उसको निकालिए। सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे फंडामेंटल डाटा के ऊपर, इसको जरा समझने की कोशिश करिएगा। लुक एट दिस, ये सबसे पहले हमने फंडामेंटल्स लगाए यहाँ पे एंड यहां पे फंडामेंटल में आपको पता चलेगा महाराष्ट्र सीमलेस और ये कंपनी जिंदल ग्रुप की कंपनी है, ओपी जिंदल ग्रुप। ये जो आपको दिख रहा होगा एमएसएल इज पार्ट ऑफ द डीपी जिंदल ग्रुप, सॉरी, उनकी कंपनी है जो कि सीमलेस पाइप्स बनाती है, उसके अंदर इसका मेन बिजनेस है और वहीं से कंपनी की रिवेन्यू आती है। हम इसके बिजनेस मॉडल को समझ रहे हैं, हम सारी चीजें सीख रहे हैं, आइए समझते हैं। सीमलेस पाइप्स एंड ट्यूब बनाती है, ईआरडब्ल्यू पाइप बनाती है। ईआरडब्ल्यू मतलब इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डेड पाइप्स होते हैं, वो बनाती है एंड एंगेज इन द बिजनेस ऑफ रिन्यूएबल पावर जनरेशन एंड रिग ऑपरेशंस। तो अब इस कंपनी के जो पाइप्स बनते हैं, ट्यूब्स बनते हैं, वो काम कहाँ आते हैं हमें ये समझना है। तो देखिए मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। ये ज्यादातर काम आते हैं ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में, एनर्जी सेक्टर में, केमिकल बिजनेसेस में, प्लांट के इंस्टॉलेशन में वहां काम आते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी काम आते हैं। कंस्ट्रक्शन में हो गए आप ऐसा कह सकते हो। तो वो बहुत सी जगह है जहां पे इसके बिजनेस प्रोडक्ट यूज होते हैं। यानी कि अगर वो इंडस्ट्री ग्रो करेगी, जैसे एनर्जी सेक्टर अगर वो ग्रो करता है तो इसके बिजनेस के ग्रोथ करने की संभावना बढ़ जाती है, ये हमें ध्यान रखना होगा। तो सीमलेस पाइप, ईआरडब्ल्यू पाइप्स एंड यहां पे कोटेड पाइप्स, यहां से कंपनी जो है वो रिवेन्यू करती है अपनी। सबसे ज्यादा रिवेन्यू इसकी सीमलेस पाइप से होती है, जहां पे इंडिया और आप ये कह सकते हो मिडिल ईस्ट से भी अच्छा कारोबार जो है वो कंपनी करती है। अगर हम इसकी आगे की इंफॉर्मेशन देखें तो 55% मार्केट शेयर है इसका सीमलेस पाइप्स के अंदर एंड 18% मार्केट शेयर है हाई फ्रीक्वेंसी ईआरडब्ल्यू पाइप्स के अंदर, जो हमें पता होना चाहिए। अब इसके देखिए यूजर इंडस्ट्री कौन कौन से हैं। एग्रीकल्चर में इसके पाइप और ट्यूब यूज होते हैं, ऑटोमोटिव, बेरिंग्स, केमिकल, ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी के लिए भी पाइप्स की जरूरत होती है, ट्यूब्स की जरूरत होती है जो कि सीमलेस होने चाहिए। तो यहां पे ये कंपनी उसके प्रोडक्ट बना के देती है। तो जैसे पीएम जल शक्ति मिशन है एक, और एक है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है पीएम का। तो यहां पे ये जो चीजें होंगी वो कि इन इंडस्ट्री को बूस्ट करेगी, तो यहां पर डायरेक्ट इसको भी एक बेनिफिट मिल सकता है, इस कंपनी को भी ध्यान रखना है। फर्टिलाइजर, इरिगेशन, मैकेनिकल, ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल एंड पावर, यहां पे हमें पता होना चाहिए। इसके क्लाइंट कौन कौन है, बीपीसीएल, ब्रिटिश गैस और यहां पे कैरन, सीपीसीएल, अडानी, भेल, डीएलएफ, जीएमआर और ग्रासिम, एचएल, एनटीपीसी, सैमसंग, ये सारे इसके क्लाइंट है जो हमें पता होने चाहिए। प्रोडक्शन और सेल्स को अभी मैं आगे दिखाऊंगा। कैपेक्स कंपनी कर रही है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं क्योंकि वरना बहुत लंबा हो जाएगा। और रीपेमेंट ऑफ लोन जो है वो कंपनी ने काफी किया है एंड इज नाउ ए जीरो डेट कंपनी, ये आपको नोट करना होगा। ऑर्डर बुक कंपनी की अच्छी है, ऑर्डर बुक देखिए 1000 करोड़ से ऊपर की ऑर्डर बुक तो खाली ओएनजीसी से कंपनी के पास में पड़ी है, जो हमें पता होनी चाहिए। बाकी और भी ऑर्डर है, अमलगमेशन वगैरह के ऊपर हम नहीं जा रहे, वो सारे काम हो चुके हैं। आइए आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे होगी वो होगी बिग प्लेयर्स का यहाँ पे एक्यूमुलेशन या बाइंग। वो क्यों हो रहा है वो हमें समझना होगा। मार्केट कैप लगभग 9000 करोड़, 9500 करोड़, पी चल रहा है 12 का, तो ज्यादा एक्सपेंसिव पी नहीं है, ये ध्यान रखना है। स्टॉक का आरओसी और आरओई दैट इज गुड, थम्स अप फॉर दैट। प्रमोटर होल्डिंग 69% दैट इज गुड, थम्स अप फॉर दैट। डेट कंपनी के ऊपर नहीं है, अनप्लेज होल्डिंग है। प्रॉफिट ग्रोथ खराब रही है, कहीं इसी वजह से पिटाई तो नहीं हुई, वो चेक करेंगे चार्ट पे। मार्केट कैप टू सेल्स कोई ज्यादा महंगी नहीं है, 1.81 पे अवेलेबल है। तो मार्केट कैप टू सेल्स को ऐसा फंडामेंटल एनालिसिस में बोला जाता है कि ये रीजनेबल है। बाकी मेरी तरफ से कोई एडवाइस नहीं है, प्योरली एजुकेशनल कंटेंट है। पीजी रेशियो भी एक 1 से नीचे चल रहा है, जो कि अंडर वैल्यूएशन की निशानी बहुत बार दे देता है।
फ्री कैश फ्लो अच्छा माना जाएगा कंपनी के पास में। आइए यहां देखते हैं कि पी रेशियो एक्चुअल में एवरेज क्या रहा है। तो एवरेज पी रेशियो लगभग 10 के आसपास का है, 9.8, और अभी 12 पे चल रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ओवर चल रहा है। ओके, आगे चलिए। यहां पर देखिए अच्छी बात और क्या है, यहां महाराष्ट्र सीमलेस और ये 713 रुपए अभी इसका करंट मार्केट प्राइस है। नाउ लुक एट द इंट्रिंसिक वैल्यू, दैट इज 668 रुपीज। तो अपने करंट मार्केट प्राइस से लगभग 10 अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से लगभग 10% ऊपर करंट मार्केट प्राइस है, जो हमें पता होना चाहिए। अगर इसको हम और भी तरीके से एनालाइज करना चाहें तो ये जो है, यहां पर आप देखेंगे आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट या फिर आप कह सकते हो पाइप बनाने वाले बिजनेसेस जो हैं, वहां पे कंपनी का फोकस है। अब इसको देखिए क्वार्टर रिजल्ट्स पे, क्वार्टर रिजल्ट्स पे चलते हैं और इंटरेस्टिंग डाटा को समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले इसको देखिए, मार्च 2025 में रेवेन्यू है 1400 करोड़ से ऊपर की, और मार्च 2024 में थी यहां पे 1200 करोड़, मतलब रेवेन्यू तो बड़ी है। मार्जिन्स पे आइए, मार्जिन्स टूटे हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में यहां पर उतनी ग्रोथ नहीं मिली जितनी की सेल में मिली थी। ओके, आगे चलते हैं, इसको एनालाइज करिए। अदर इनकम यहां पे कम हुई है, हालांकि उसका रोल कुछ खास नहीं होता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 290 एंड 299 करोड़, दोनों का डिफरेंस आपने देख लिया। जबकि आपकी सेल जो है वो लगभग 200 करोड़ से बढ़ गई थी, फिर भी आप वो प्रॉफिट में नहीं कन्वर्ट कर पाए। द रीजन इज द मार्जिन, 2% मार्जिन। 2% मार्जिन का मतलब कितना हो गया, यहाँ पे 14 का 2% करेंगे तो लगभग 28-29 करोड़ रुपए हो गया। तो यहाँ 28-29 करोड़ बढ़ते तो पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता था। आगे समझिए, यहाँ पे 218 करोड़, यहां पे 242 करोड़, दैट इज बिकॉज ऑफ द टैक्स लायबिलिटी, जिसके ऊपर हम अंदर नहीं जा रहे, ये बहुत चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन यस, 242 करोड़ का यहां पे नेट प्रॉफिट बना है, और यहां पे बना है 16 रुपीज का हमारे पास ईपीएस, और यहां है 18 रुपीज का ईपीएस। अब ये ईपीएस क्या ऑपरेशनल परफॉर्मेंस से? आंसर इज नो, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस से ईपीएस नहीं आया है। बेस्ट एवर क्वार्टर क्या था ये देखना पड़ेगा। हम ये तो देख चुके हैं कि ठीक है, कंपनी इज ऑन द कंसिस्टेंट ट्रैक, लेकिन बेस्ट क्वार्टर क्या था? अगर आप बेस्ट देखना चाहेंगे तो आप देखेंगे यहां पे 373 करोड़ का एक है, और एक यहां पे मिलेगा 396 करोड़ का क्वार्टर, जहां पे आप मार्च 2022 की सेल्स देखिए। उसके बाद में यहां पे ओपीएम जबकि 12% था, आप ध्यान से इसको देखते जाइए, मार्च 2022 की सेल्स एक्सपेंस ओपीएम। उसके बाद में अदर इनकम, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्स बिफोर टैक्स। अब ये बेस्ट क्वार्टर क्यों है? क्योंकि यहां पे आपकी टैक्स लायबिलिटी खराब है। तो इन सब चीजों को समझना पड़ता है, हमें खाली नेट प्रॉफिट नहीं देखना, हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स को भी काउंट करना है, क्योंकि वो ऑपरेशनल परफॉर्मेंसेस के थ्रू आ रहा है। तो हमें क्या देखना है, हमें ये चीजें नोटिस करनी है। अब आइए यहां पर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में एक तो आपको ये दिखेगा 374 करोड़ दिसंबर 2023, उसमें देखिए आपको पता चलेगा 26% का ओपीएम मैनेज किया था, और यहां पे बेस्ट एवर प्रॉफिट्स माने जाएंगे थ्रू ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। टैक्स लायबिलिटी को हटा रहे हैं, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस देख रहे हैं, क्योंकि अगर हम लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ किसी भी कंपनी की देखनी है तो हमें ऑपरेशनल परफॉर्मेंसेस को समझना होगा, तब हम उसकी ग्रोथ को एनालाइज कर पाएंगे। ओके, आगे चलते हैं, हम आगे क्या सीख सकते हैं उससे पता करते हैं। इतना हमारे पास क्लियर हुआ डाटा कि कंसिस्टेंट ट्रैक है, बट यस, मिसिंग दैट काइंड ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स एंड दैट काइंड ऑफ ओपीएम एंड दैट काइंड ऑफ ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। ओके, आगे चलते हैं, यहां पर आइए, ईयरली पी&एल यहां पे समझिए। ईयरली पी&एल हमें क्या बताता है? दैट इज 5269 करोड़ की सेल, ओपीएम टूटा है, पिछले साल से काफी ज्यादा टूटा है, और उसकी पनिशमेंट मिली भी है, वो हम आगे देखेंगे। आगे देखिए, यहां पर नेट प्रॉफिट को अगर आप देखते हैं और प्रॉफिट बिफोर टैक्स को देखते हैं तो पता चलेगा 1000 करोड़ के प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे खराब नहीं है, बट आपकी ग्रोथ की ट्रैक थी, वहां से आप रुके हो तो मार्केट पनिश करेगा। ओके, ओवरऑल फंडामेंटल स्ट्रक्चर इज गुड। अब आप ग्रोथ को देखेंगे तो पता चलेगा यस, राइट ग्रोथ का ट्रैक है, बट 2023 के मार्च में जो आपने सेल क्रैक करी थी वो अभी तक आप वापस नहीं कर पाए हो, उसकी पनिशमेंट मिलती है, और वो मिल चुकी है। आगे समझिए, 18% मार्जिन था, वो आपने अगले साल बढ़ाया, इस वजह से क्या हुआ, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट और प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो बढ़ गया नेक्स्ट ईयर। ऑल्दो आपकी सेल कम हुई थी, बट स्टिल बढ़ गया, क्यों? मार्जिन बढ़ गया था। तो मार्जिन बढ़ जाता है तो काम हो गया। मार्जिन बढ़ने का मतलब क्या हुआ? मानो किसी साल आपने 1000 करोड़ की सेल करी और आपने 10% मार्जिन रखे थे, तो आपने 100 करोड़ रुपए उसमें कमाए। ये था आपका ईयर ए। अब ईयर बी था, उसमें आपने 900 करोड़ की ही सेल करी, 100 करोड़ कम करे, बट आपके मार्जिन 15% थे। तो 900 करोड़ की सेल करी, मार्जिन 15% थे, तो आपके प्रॉफिट्स हो जाएंगे यहां पर 135 करोड़ के। भले ही आपकी सेल कम हुई, लेकिन आपने मार्जिन बढ़ा दिया तो आपके प्रॉफिट्स बढ़ गए। समझ आया? तो मार्जिन का इंपैक्ट ऐसे पड़ता है। ये ज्यादा बढ़िया माना जाता है, खराब नहीं है, ज्यादा बढ़िया है। लेकिन इसके बाद में अगले साल आप 900 करोड़ की सेल करो, मार्जिन अगर 8% कर दो, तो आप डबल कुटाई के हकदार आप बन चुके हो, क्योंकि ये प्रॉफिट सीधा 75 करोड़ के अप्रोक्सीमेट आ चुका है। हालांकि उसके आसपास आ रहा है, कुछ एग्जैक्ट नहीं निकाला मैंने, तो उसके आसपास आ गया है। तो अब आपकी कुटाई होगी, क्योंकि आप 3 साल के लो ट्रैक पे जा चुके हो। समझ आया ना? अब आगे चलते हैं। ओके, देखो ये सारी चीजें सीखनी हमें। अब आगे देखो, रिटर्न ऑन इक्विटी कंसिस्टेंट है, खराब नहीं है। अगर हम स्टॉक प्राइस सीएजीआर को भी देखें तो वो भी अच्छे रिटर्न्स देने वाले रहे हैं, बट लास्ट 1 ईयर में कुछ खास नहीं है।
कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 3 साल से खराब है और ट्रेलिंग 12 मंथ से खराब है, जैसा कि हम देख रहे हैं 2023 से खराब चल रही है। बट 10 इयर्स और 5 इयर्स का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इज गुड। अगर हम बात करें कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की तो दैट इज ऑल्सो गुड, बट 3 साल से कंपनी की परफॉर्मेंस खराब आ रही है, तो 3 ईयर का डाटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, यहां पर बैलेंस शीट पे बोरोइंग्स को देखिए, यहां तक बोरोइंग्स थी, उसके बाद में नेट डेट फ्री कंपनी है, दैट इज अ बिग थम्स अप फॉर दिस कंपनी है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छी चीज होती है किसी भी कंपनी के लिए। आगे समझते हैं आगे क्या सीख सकते हैं, आइए उस पर फोकस करते हैं। प्रमोटर्स 67% होल्डिंग ले रखे थे 2022 में, नाउ उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, प्रमोटर्स कर क्या रहे हैं, यहां से यहां बढ़ा दिया, बढ़ा दिया, बढ़ा दिया, कंसिस्टेंट, बढ़ा दिया, कंसिस्टेंट, और फिर यहां पे बढ़ा दिया, फिर कंसिस्टेंट, फिर बढ़ा दिया, फिर बढ़ा दिया, फिर बढ़ा दिया। तो प्रमोटर्स लगातार बाय कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं आप एनालाइज करिए, कमेंट बॉक्स में मुझे भी बताइए। बाकी मेरी समझ तो ये कहती है प्रमोटर तभी कंसिस्टेंटली ऐड करते हैं जब उनको खुद की कंपनी पे ग्रोथ दिखती हो। हालांकि कोई जरूरी नहीं, हो सकता है आज ऐड किया, अगले क्वार्टर में कह लो आओ बेटा चेपते हैं तुमको, क्योंकि इनको कुछ भी खराब दिखेगा तो ये तो लगा देंगे फिर वापस से। एफआईआईज को देखिए, लास्ट क्वार्टर से अभी इस क्वार्टर में इन्होंने भी इंक्रीज किया है, लगभग 10% के आसपास एफआईआईज होल्ड कर रहे हैं। ओके, और उनका देखेंगे तो बीच में उन्होंने हाई एडिंग करी थी और उसके बाद में वो धीरे धीरे बेचते गए और अभी उन्होंने वापस से ऐड करना शुरू किया है, तो एफआईआईज का भी डाटा इंपॉर्टेंट है। इफ यू लुक एट द डीआईआईज तो तीनों उन्होंने भी इस क्वार्टर में बढ़ाया, मतलब प्रमोटर, एफआईआई, डीआई तीनों ने इस क्वार्टर में अपना स्टेक बढ़ाया। पब्लिक का स्टेक यहां पे गिरा, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी गिरे, आप देख रहे होंगे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी गिरे और स्टेक भी गिरा, जो कि एक नोटेबल चीज है कि पब्लिक यहां से अपना मोह भंग कर चुकी है, ये ध्यान में रखिएगा। ज्यादातर लोगों का मोह भंग हुआ है। एक एग्जांपल से समझाता हूं, कोई चीज यहां पर थी, यहां से वो नीचे आई, ओके, साल 2 साल हो गए, वो इस तरीके से रही, किसी ने यहां ले रखा, किसी ने यहां ले रखा, जैसे ही कॉस्ट मिलेगा कोई आधे निकल जाएंगे, नहीं निकलेंगे तो इस टाइप से नीचे आके वो निकालेगा, कई अगले अटेम्प्ट में निकलेंगे, कई उसके अगले अटेम्प्ट में यहां या फिर यहां निकलेंगे, बट कंसिस्टेंटली वहां कोई बैठ नहीं पाएगा क्योंकि पब्लिक ऑलरेडी वहां पे इस टाइप में घुसी हुई होती है। तो हमें वो चीज नोटिस करनी है कि अब पब्लिक का मोह जो भंग हो जाता है जब भी इस टाइप के कंसोलिडेशन या करेक्शन आ जाते हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हमें टेक्निकल बेसिस पे क्या सीखने को मिल सकता है। आइए चलते हैं, टेक्निकल डाटा को एनालाइज करते हैं। लुक एट दिस, अगेन रिमाइंडिंग, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, ओनली फॉर लर्निंग पर्पस एंड एजुकेशनल पर्पस। फॉर एनी टाइप ऑफ डिसीजन प्लीज कॉन्टेक्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। आगे देखिए इसको, यहां पर ये देखिए एक मल्टी ईयर यहाँ पे रेंज जो है वो निकली थी, 2007 का वो रेंज निकला था यहाँ पर 2022 में, बट वो रेंज कैसे निकला था, वो रेंज निकला था डायरेक्ट, तो डायरेक्ट निकलेगा तो वो घूम के एक बार वापस नीचे आता है ज्यादातर केसेस में, फिर नया ट्रेंड बनता है, नया सेटअप होता है और उसके बाद एक जबरदस्त रिटर्न्स जो है वो यहां पर देखने को मिल रहे हैं कि इस कंपनी ने परफॉर्मेंस अच्छी दी थी। इफ यू लुक एट द मंथली चार्ट, करंट मंथली चार्ट, तो ध्यान से देखिए, लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 मंथ से जो पोजीशन है उसको एनालाइज करके देखिए, दैट इज जस्ट कंसोलिडेशन। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो दैट इज जस्ट कंसोलिडेशन। ओके, ये कंसोलिडेशन फेज में अटका हुआ है। आइए इसको वीकली चार्ट पे देखते हैं। सो कैन वी से कि यहां पर राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन जो होती है वो चांसेस हो सकते हैं, यस वी कैन से चांसेस हो सकते हैं, बट वी विल बी लुकिंग एट दिस और रिव्यूइंग एट दिस आफ्टर 750 और 760 रुपीज। ओके, ये हमें ध्यान रखना होगा, वो एक इंपॉर्टेंट जोन है जहां पे हम देखेंगे कि कौन सा पैटर्न बन रहा है और कौन सा पैटर्न हम देख सकते हैं और सीख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, इफ यू लुक एट द वीकली डाटा, सो इफ यू एनालाइज द ट्रेंड, हमें पता चलेगा कि एक ट्रेंड बनने की शुरुआत यहां पर बीच में हुई थी जहां से एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो सकता था, बट मार्केट उस वक्त सिचुएशन खराब थी या कुछ भी आप कह लीजिए, वो ट्रेंड खराब हुआ और देन उसके ट्रेंड का यहां पे पोज लग गया या एंड हो गया। अगेन उस ट्रेंड के बाद में वापस से जो है वो साइडवेज या फिर करेक्शन आते हैं, या तो टाइम वाइज करेक्शन होता है, प्राइस वाइज होता है। यहां पे टाइम वाइज करेक्शन हुआ, प्राइस वाइज नहीं हुआ, बिकॉज प्राइस वाइज ऑलरेडी इट हैज फॉलन बाय 48%, तो वो करेक्शन ऑलरेडी यहां पे हो चुका था। आगे चलते हैं, यहां पर अब इसने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन जो है वो ये बना लिया है। ओके, ये रेजिस्टेंस जोन अगर कटता है तो ये आपकी वॉच लिस्ट का पार्ट रहना चाहिए कि ये रेजिस्टेंस जोन कटे तो हम रिव्यू कर सकते हैं, अपने एडवाइस से बात कर सकते हैं और इस पे हम कौन से चार्ट पैटर्न सीख सकते हैं वो हम ध्यान रख सकते हैं। ओके, तो ये एक रेजिस्टेंस जोन है जिसके ऊपर आता है, तो हमें डेफिनेटली इसको देखना चाहिए कि ये हमारी वॉच लिस्ट का पार्ट होता है और हमारी एजुकेशन को बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता है। तो डेली वीकली चार्ट भी ऐसा बोलता है दैट इज साइडवेज है, ट्रेंड इज साइडवेज राइट नाउ। आगे चलते हैं, एक बार आप डेली चार्ट को भी एनालाइज करिए। इफ यू लुक एट द डेली चार्ट, आप इसको भी देखेंगे, सो देयर इज अ बिग साइडवेज ट्रेंड। ओके, क्लियर हुआ इतना? अब ये आपको सारी चीज क्लियर हो गई कि ये साइडवेज है, इस तरीके से है, तो ऐसे चार्ट पैटर्न्स को हम क्या कहते हैं?
साइडवेज चार्ट पैटर्न है, जब ये रेंज के ऊपर आते हैं तो इनका रिव्यू किया जाता है। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट प्लीज नोट कि इसका रिव्यू किया जाता है कि उस रेंज के ऊपर ये किस टाइप से काम कर रहा है। फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है, अगर ये रेंज का ब्रेकआउट करना है या करने की कोशिश कर रहा है तो आपकी एजुकेशन को ये कैसे बढ़ा सकता है, आपकी लर्निंग को कैसे बढ़ा सकता है, आप समझिए इस चीज को कि आपको इसे अपने रडार पे रखना चाहिए और अपनी वॉच लिस्ट में रखें एंड देन रिव्यू करें अपने एडवाइजर के साथ में। ओके, अब ये क्लियर हुआ। अब चलिए मैं थोड़ा सा कुछ चार्ट ड्रॉइंग करता हूं, उससे आप समझिएगा क्या बात करते हैं। तो अब मैंने आपके सामने जो है वो एक व्हाइट बोर्ड ओपन किया। इस व्हाइट बोर्ड पे हम एक चार्ट का जैसे ड्राइंग जो है वो करते हैं। ओके, और ये एक जो है वो इमेजिनरी चार्ट है और इस पैटर्न को हम जो है वो रीड करने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए कोई एक ऐसा पैटर्न था, ठीक है, वो ऐसे ऐसे जो ऊपर गया, फिर वो आया नीचे और फिर इस टाइप से उसने एक डिजाइन बना दी और वो एक रेंज के अंदर जो है वो अटक गया। ओके, सो दिस इज लाइक अ कंसोलिडेशन रेंज। हम एक चार्ट से लर्निंग लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किस टाइप के चार्ट को देखते हैं या फिर प्लेयर्स को किस टाइप के चार्ट पे नजर रखनी होती है। तो ये इस टाइप के चार्ट को हमने देखा। अब इस टाइप के चार्ट पे क्या होता है कि जब भी ये रेंज को काटते हैं, ओके, जब भी ये रेंज के ऊपर आते हैं तो वो किस किस की वॉच लिस्ट में आ जाते हैं भाई। जो लोग यहां पर आप कह लीजिए मोमेंटम प्लेयर होते हैं, क्या उनके वॉच लिस्ट में आएंगे? आंसर इज यस। जो लोग लंबे समय के लिए देखते हैं, लाइक हम उनको इन्वेस्टर्स बोलते हैं, तो क्या उनके रडार पे आएंगे? यस। 3 नंबर और 4 नंबर, 2 कैटेगरी और होती है, कौन सी होती है? 3 नंबर की कैटेगरी वो होती है जो लोग ऑलरेडी वहां से ऊपर से कहीं फंसे होते हैं इस टाइप के चार्ट्स में। तो वो यहां पे क्या सोचते हैं? वो यही सोचते हैं कि क्या वो यहां पे सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं? आंसर इज नो। तो वो भी यहां पे अभी इसको एज इट इज जो है वो पकड़ के रखते हैं। फोर्थ प्लेयर इस लिस्ट में जो होते हैं वो होते हैं जो कि धीरे धीरे किसी भी चीज को इकट्ठा करते हैं, तो वो हो गए फोर्थ प्लेयर। तो वो भी अभी क्या करते हैं, वो भी ध्यान रखते हैं कि भाई इस लिस्ट के ऊपर, इस रेंज के ऊपर जा रहा है, तो वो भी अपने लिस्ट में जो है इसको लगा के रखते हैं। तो यहां पर चारों ही तरीके से ये प्लेयर जो है वो एक तरीके से पॉजिटिव सिनेरियो दिखाते हैं। ये सेलिंग प्रेशर क्रिएट करने की सिचुएशंस जो है वो नहीं होती है। तो यहां पे हमें क्या पता चला कि इस रेंज के ऊपर आने पे हमारी वॉच लिस्ट का पार्ट जो है वो इस टाइप के चार्ट बन जाते हैं। ओके, अब इस टाइप के चार्ट्स कहां बन रहे हैं वो आप खुद देखिए, कहां बन सकते हैं इस टाइप के चार्ट या कहां बन रहे हैं, इसको आप नोट करिए। और बाकी देखिए इसकी कंप्लीट डिटेल रिसर्च रिपोर्ट जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आई होप आपको ये समझ आया है और इसको आपको नोट करना चाहिए। बाकी देखिए इसकी डिटेल रिसर्च रिपोर्ट जो है वो मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर डेफिनेटली करूंगा, जहां पे टेक्निकल एनालिसिस किस तरीके का है वो मैं आपके साथ बताता हूं। लर्निंग रिपोर्ट है वो आप जरूर पढ़िएगा। और ऐसी एनालिसिस अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो वेव एनालिसिस लर्निंग प्रोग्राम में आ सकते हैं। 1-to-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहां आप मेरे साथ सीखते हैं। उसके लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हमारी सेबी रजिस्टर्ड आरएस सर्विसेज के लिए भी आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। प्लीज रिमेंबर हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर फॉलो जरूर कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है। बहुत क्वालिटी इन्फॉर्मेशन वहां पे आपको मिलती रहेगी। और बाकी किसी भी तरह से अगर हमारी सर्विस के ऊपर अगर आपको जानकारी चाहिए तो वेबसाइट विजिट करिए या दिए गए ये कॉन्टैक्ट डिटेल पे आप व्हाट्सअप करके भी जानकारी ले सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।